बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा, इस पर हम बात करेंगे कि HPV वैक्सीन जो आजकल लग रही है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर की हिफाजती वैक्सीन कहा जा सकता है। ये जो वैक्सीन आजकल लग रही है 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजेस में या घरों में जाके, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लोग इस पर गलत गाइडेंस दे रहे हैं और वो लोग कि जिनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इस वैक्सीनेशन का कोई पता नहीं है, वो कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, तो वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर सोशल मीडिया पे जाके वो डिफरेंट किस्म की वीडियोस डाल रहे हैं, जिससे वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, या वो इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये अगर वैक्सीनेशन लगेगी तो ये हमारे मुल्क में आबादी को कंट्रोल करने के लिए लगाई जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जिसको ये वैक्सीनेशन लग गई वो बच्चियाँ जो है वो बाँझ हो जाएंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन लग गई तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर तंजीला रहमान, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ग्राउंड रियलिटी से बाखूबी वाकिफ़ हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखती होंगी कि इतने जदीद दौर के अंदर जहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेना आसान है, वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली फैल जाती है। इसकी बेसिक वजह क्या होती है? इसकी बेसिक वजह लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है। उसमें यह है कि जब भी हमारे मज़हब में भी है कि जब कोई ख़बर सुनो तो उसकी तहकीक कर लो। सो लोग तहकीक करने की बजाय सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करना शुरू हो जाते हैं। जो बात नेगेटिव होती है, मनफी होती है, उसकी अट्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर यकीन करना लोगों को आसान लगता है। ठीक है। जो जिन्होंने थोड़ी तहकीक कर ली होती है या थोड़ा लिटरेचर पढ़ लिया होता है, लिटरेचर भी ज़रा वो लोग पढ़ सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस ऑलरेडी होती है, या जो जानना चाहते हैं। जो जानना ही नहीं चाहते फिर उनको ट्रस्ट आ जाता है इस चीज़ के ऊपर। ठीक। जैसे हमारे एक दोस्त कहते होते थे कि एयरपोर्ट से 100 जहाज उड़ता है, वो कोई खबर नहीं है, एक गिरता है वो असल खबर है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को लोग बेसिकली खबर बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर की आवाज़ें तो हमने 2 साल पहले सुनना शुरू की थी, जिसमें से आपका भी एक नाम था कि कोई वीडियो आपने बनाई, फिर उसके ऊपर लोगों ने कमेंट भी किए। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर आम लोगों के समझने के लिए है क्या? सर्वाइकल कैंसर आप कह रहे हैं 2 साल पहले सुना है। सर्वाइकल कैंसर पुरानी बीमारी है। ठीक है। इविडेंट जाहिर है। अगर हम कहें 20 साल पहले, तो 20 साल पहले मीडिया भी इतना तेज़ नहीं था, रिसर्च भी इतनी नहीं थी, डाटा नहीं कलेक्ट होता था। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं डाटा कलेक्ट होता, बिल्कुल ऐसे अंदाज़ा नहीं होता। और अब क्योंकि इसके ऊपर रिसर्चेज आ गई हैं, डाटा आ गया है, जब हम बात होती हैं तो डॉक्यूमेंट होता है कि फलाना बंदा फलानी बीमारी से मर गया। ठीक है। ठीक है, तो उससे चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए हैं, वैक्सीनेशन डेवलप हो गई हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया। ठीक। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, ये अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो 3rd 4th कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ है अमंग फीमेल्स। ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये अभी भी 2nd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है रिगार्डिंग कैंसर। ठीक। पहला अभी तक ब्रेस्ट कैंसर ही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये सर्वाइकल कैंसर आ जाता है। अब अगर आप कहें इसकी हाइप क्यों क्रिएट हो गई है, हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है, ये वाहिद वो कैंसर है जिसको हम स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है। पहले से अंदाजा कर सकते हैं कि ये हो जाना है। ठीक है। वो भी लेटर ऑन चल के हम डिस्कस करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम उसको ज़्यादा डिस्कस करें, वैक्सीनेशन से भी ज़्यादा। ठीक है। कि स्क्रीन कैसे कर सकते हैं आप, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपनी ख़वातीन की सेहत के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो बच्चेदानी का मुंह है उसका कैंसर है। ठीक है। और कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि इसके अंदर चेंजेस बड़ी रैपिडली हो रही होती हैं। बच्ची पर जब छोटी होती है और इसकी शेप होती है, इसके सेल्स और होते हैं, प्यूबर्टी आती है, माँ बनती है जब, और उसके बाद जब मीनोपॉज आता है, इसमें सब में इसमें सर्वाइकल चेंजेस आती हैं। ठीक है।
कैंसर हमेशा वहाँ बनता है जहाँ रैपिड सेल डिवीजन हो रही हो, ठीक जहाँ है। रैपिड सेल चेंजेस चल रहे हैं। ठीक। सो इसलिए ये पोटेंशियल एरिया है फॉर कैंसर डेवलपमेंट अमंग फीमेल्स। ठीक। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे देखे गए, रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये जो है इसको स्क्रीन कैसे किया जा सकता है। इसके सेल्स की स्क्रैपिंग लेकर, रगड़ कर जैसे ठीक है। सेल लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें। ठीक है। अगर उन सेल्स के अंदर चेंजेस हैं तो इसका मतलब है कि ये खातून आइंदा 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में कैंसर डेवलप कर लेगी। आपको ठीक। पहले ही पता लग गया, आप उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। जो कैंसर की स्टेजेस होती हैं वो 4 होती हैं, सब लोग तकरीबन जानते हैं। कहते हैं कैंसर बड़ी एडवांस स्टेज में बढ़ गया जी, अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने का पर्पज़ ही क्या है कि पेशेंट बचाया जा सकता है। ठीक अर्ली है। स्टेजेस में आप डिटेक्ट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि ये कैंसर है, बनने वाला है या कैंसर है, तो आप अर्ली उसको ट्रीट करके खातून की जान बचा सकते हैं। 90% सर्वाइवल रेट है अगर आप स्टेज 1 में कार्सिनोमा, ये जो सर्विक्स का डायग्नोज कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ 20% है अगर स्टेज 4 चला जाता है तो। ठीक है। ठीक है, आखिरी हद पे फैल गया, फिर तो नहीं बचाया जा सकता, ठीक है। फिर तो मिजरी है। ठीक है। सो इंसानी जान की कीमत को जानते हुए स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हर जान इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बचाया जाना चाहिए और जितनी एफर्ट पुट इन हो सके वो होनी चाहिए। ठीक है। इलाज जो है वो एहतियात बेहतर है कि बजाय आप इलाज की तरफ बाद में चले जाएं कि अब इसकी ये करना। ठीक। तो उसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक आम शख्स जो हमें सुन रहा हो या सुन रही हो, वो अगर ये जानना चाहे कि सर्वाइकल कैंसर होने की वजूहात क्या होती हैं? सर्वाइकल कैंसर की जो मेन वजह है ना, वो जो मैंने आपको बताई है कि हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत फीमेल के अंदर जो खुलिये होते हैं सर्विक्स के, उनमें चेंजेस आती रहती हैं, जिसकी वजह से वो पोटेंशियली उसको प्रोन हो जाते हैं। बाकी ये है कि HPV वायरस होता है, ठीक है, जो इसको कॉज करता है। 90% कैंसर्स में देखा गया है कि HPV वायरस ज़रूर हुआ होता है, ये इन्फेक्शन ज़रूर हुआ होता है। इसका डॉक्टर साहब कोई ब्लड टेस्ट करना पड़ता है या बायोप्सी टाइप टेस्ट होता है? किसका? ये सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोज का जो स्क्रीनिंग है ना, वो तो टेस्ट होता है, स्क्रैपिंग लेते हैं हम, ठीक है, सर्विक्स के ऊपर से। और ये कौन लेगा? ये गायनेकोलॉजिस्ट, हर गायनेकोलॉजिस्ट इसमें ट्रेन है, ये हमारे पार्ट एंड पार्सल है हमारी ट्रेनिंग का। ठीक है। और जब हम MBBS में पढ़ते थे कोई 20 साल पहले, तब भी ये हमें बताया जाता था, ये कोई नई बीमारी नहीं अभी बनी, तब भी ये पैप्समियर हम इसको बोलते हैं। ठीक है। पैप्समियर जो है, मैं उसकी तरफ ही आ रही थी कि उसको कैसे किया जाता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज HPV वायरस है, स्मोकिंग है। ठीक है। ठीक है। फिर ये है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं अगर, उसकी वजह से हो सकता है, और एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, वो इसके बड़े आइडियल कैंडिडेट होते हैं। जैसे जो डायबिटिक है, उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है। जैसे जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है। और ये इनकी वजूहात हैं। ये वजूहात मेन हैं जो आपने बताई हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई हाइजीन का रोल भी होता है, सफाई का कोई रोल भी होता है? नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि समटाइम हमने देखा है कि जो हॉस्टलाइज या यूनिवर्सिटी गोइंग फीमेल्स होती हैं, नॉट एट ऑल, वो कपड़े भी अगर एक दूसरे के चेंज करें तो उससे भी कोई ये फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फैल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात कर ली कि अलामतें जो हैं वो भी लोगों को हमने बताई, कुछ चीज़ें हमने, अब हम स्क्रीनिंग पे भी बात कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग अगर करवाना चाहे कोई फीमेल, तो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, इसमें यह है कि स्क्रीनिंग हर किसी को करानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि मुझे कोई इसकी अलामत आए। इसकी अलामतों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, फाउल स्मेलिंग, ब्लड स्टेन्ड, ब्लड कंटेनिंग जो डिस्चार्ज है, और इज़दवाजी ताल्लुक़ के बाद ब्लीडिंग हो जाना, मेंसेस का इरेगुलर हो जाना, कमर में बहुत शदीद दर्द रहना, ये सब सर्वाइकल कैंसर की अलामात हैं। ठीक है। इसके बगैर भी आप एक हेल्दी फीमेल हैं, आपको ज़रूर चाहिए, एवरी फीमेल शुड पास थ्रू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का ये है कि एक छोटा सा ऑफिस प्रोसीजर है,
ठीक है। उसमें जो है आप पैप्समियर हम इसको बोलते हैं, स्क्रैपिंग ली जाती है सर्विक्स की, ठीक हर है। गायनेकोलॉजिस्ट ले सकती है। ख़वातीन की स्क्रीनिंग जो है वो 21 साल की उम्र से स्टार्ट होती, इससे ठीक है। पहले ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। 21 साल की उम्र में स्टार्ट होके हर 3 साल बाद आपको अपना पैप्समियर कराना चाहिए। ठीक है। पैप्समियर जब ये 45 ईयर्स तक आप इस तरह कराएं, फिर 5 साल बाद हो जाता है इसका। ठीक है। कुछ मुल्कों के अंदर जो स्क्रीनिंग है जो वो इस तरह की जाती है, ये एडवांस स्क्रीनिंग है जिसकी अब मैं बात करी हूँ। पैप्समियर भी किया जाता है हर 5 साल बाद, ठीक और है। जो HPV वायरस है उसका भी कल्चर कराया जाता है। ठीक है। दोनों कंबाइन करके रिस्क देखे जाते हैं कि क्या ये खातून एट रिस्क है कि इसको आगे चल के कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। पैप्समियर अगर नॉर्मल आता जा रहा है तो एटलीस्ट आपको तसल्ली हो जाएगी। एक बात आपको बताऊं, ये सस्ता टेस्ट है, ठीक है। महंगा टेस्ट नहीं है। क्योंकि लोग ज्यादा टेस्ट के नाम से इस वजह से भी भागते हाँ हैं कि जी, पैसे बहुत सस्ता लगेंगे। टेस्ट है, बिल्कुल हर गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है, रिपोर्ट 2-3 दिनों में आ जाती है, आपकी तसल्ली हो जाएगी कि हमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जब स्क्रीनिंग आप कराते रहेंगे, आपको नहीं लगी हुई वैक्सीनेशन तो भी ठीक है, आप नहीं लगवाना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि स्क्रीनिंग ज़रूर करें। ठीक है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे आप अपना ब्लड ग्रुप करा लेते हैं, जैसे आप अपनी CBC कराते हैं, इसी तरह ये एक मैंडेटरी टेस्ट है जो आपको एक जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा फिर भी स्क्रीनिंग जरूरी है? हाँ जी, ईच एंड एवरी फीमेल जब वो 21 साल की होगी, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन सब में ये मैंडेटरी है। आपकी अपॉइंटमेंट होती है। जो लोग वहाँ ठीक। रह रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो जिनकी मेरे बहनें हेल्थ सिस्टम के रहती तहत हैं, उनका वो automatic- बताएंगी कि एक कॉल आ जाती है कि आपका पैप्समियर का टाइम था, आप आए नहीं है। ठीक है। वहाँ पर इम्पोर्टेंस है लोगों की जानों की, बिल्कुल जो ऐसे। स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बिल्कुल है। ऐसे। तो वहाँ आपने, यहाँ पर बहरहाल ये है कि आपने खुद ही अपने यहाँ तो लिए पकड़ के भी इक़दाम लाओ, लें। वो फिर स्किप हो जाएगा हाँ पेशेंट। जी, आपने अपने लिए ही कदम उठाना है, अपनी है। सेहत के लिए उठाना है, तो उसको आप करें। इसमें कोई ये बात नहीं है कि सिर्फ हाई रिस्क जो ग्रुप है, जो एक मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है कि ये जो है डिजीज़ किसी एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से फैलती नहीं। वो तो मेरे ख्याल सारे 5% होगा। हाँ, बहुत कम, बाकी लोगों में भी फैल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम टाइप्स ऑफ HPV की बात करें, इस वायरसेस की अगर टाइप्स की बात करें तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? 115 HPV वायरसेस हैं। ठीक है। इसमें सब जो हैं वो सब खतरनाक कैंसर नहीं है। करते या सब आपकी जानलेवा नहीं। नहीं होते? हर खातून को अपनी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा HPV वायरस इन्फेक्शन होता है। ठीक है। 90% औरतें उसको अपनी ही, अगर तो वो सेहतमंद है तो उसको Immunity क्लियर develop कर जाते हैं, ठीक है। उसको क्लियर कर जाते हैं, उनको वो कुछ नहीं कहता। 10% फीमेल्स जो पकड़ी जाती हैं या जिनको इन्वेड कर देता है ये वायरस, तो ये सेल के अंदर चेंजेस शुरू कर देता सेम लाइक कोविड। है। तो उससे फिर ये ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उनमें यह है कि अभी तक 3 वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। 1990 में पहली दफ़ा ये वैक्सीनेशन बनी थी, ठीक है। और 2006 से FDA अप्रूव्ड है। यूरोप, अमेरिका में स्कूलों में बच्चियों को लगाई जाती है। ठीक है। ठीक है। और यंगर एज में इसलिए लगाई जाती है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है फिर, ठीक क्योंकि है। तब तक एक्सपोजर नहीं हुआ ना बच्ची का HPV वायरस से। एक्सपोजर के बाद अगर ये लगती है तो फिर मुश्किल हो जाता है कि इसका बेनिफिट उतना नहीं आता, ठीक है। और एज के साथ इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन सवाल करती हैं कि हम जो है ना, हमारी एज पास हो गई है, उनकी फैमिली में कोई डेथ हुई हुई होती है इस सिलसिले में, या फिर उन्होंने सुना होता है, तो वो चाहती हैं कि अब हमें बताया जाए क्या हम लगवा सकते हैं। तो मेरा उनके लिए एडवाइस है कि वे लगवा सकते हैं। किसी भी वक्त, किसी 40 भी age। ईयर्स तक आप लगवा सकते हैं। कैचअप वैक्सीनेशन इसको कहते हैं। ठीक है। वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट जितना हो सकता है वो उससे अटेन कर सकते हैं। ठीक दो है। के मैक्सिमम बेनिफिट टीनेज गर्ल्स को ही होता है इससे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि किसी भी उम्र में लगाई जा सकती है, जैसे 40 हमारे मुल्क में तो अब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो लोग ये सोचेंगे Awareness कि ये अब आई है। वैक्सीनेशन पहले भी मौजूद थी, मौजूद थी, मैंने बताया ना 1990 में बनी थी। पाकिस्तान में लग रही थी नहीं, पाकिस्तान में हम लगाते थे, ठीक है। जो पेरेंट्स अवेयर थे, जिनको अंदाज़ा था, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में तो ये अवेलेबल थी, और पहले भी मिलती लगती भी थी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, मिलती थी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की 21 साल की उम्र के बाद जो है ना वो आपने स्क्रीनिंग के लिए आना है। अब यहाँ पे लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी उठेगा कि आप बात 21 साल की कर रहे हैं और वैक्सीनेशन 9 से 14 में लग रही है,
तो इसकी कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे करें? जो वैक्सीनेशन है वो HPV वो हमेशा एक्सपोजर से पहले होती है। ठीक है। ठीक है, सर्दियाँ आने वाली हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी। लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन पहले लगवा लेते हैं। अभी हुई तो नहीं है ना खांसी, खांसी तो जब होगी तभी दवाई देंगे ना, ऐसे ही वो है। फिर ये है कि HPV वायरस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से उसका एक्सपोजर होता है। ठीक है। यूजली एज टीनेज ग्रुप चेंज हो जाए तो फिर उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाती है। जो चेंजेस है ना सर्विक्स के अंदर ठीक वो है। टाइम लेती हैं होने में। ऐसे नहीं है कि HPV आज हुआ है तो कल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, चेंजेस टाइम लेती हैं। जैसे अगर आपका पैप्समियर का टेस्ट एबनॉर्मल आ जाता है तो उसका ये मतलब नहीं आपको कैंसर हो गया, उसका मतलब है 5, 6, 10 साल में उसकी कैटेगरी हैं 3, सिन 1, सिन 2, सिन 3। ठीक। जो सिन 3 वाले हैं वो 30% जो औरतें हैं उनको 5 सालों में कैंसर हो जाता है। ठीक है, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं। सिन 1 वाले जो पेशेंट हैं उनका ठीक हो जाते हैं चेंजेस। ठीक है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। स्क्रीनिंग काफ़ी देर पहले हमें बता देती है ठीक है। कि आपने जो है वो कितनी एहतियात करनी है और आपका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि स्क्रीनिंग आपको पहले इन्फॉर्म कर देती है कि इसको कैंसर होने वाला है, Predict अब करते इस दौरान में हमने इसको वैक्सीनेशन लगा दी तो क्या वो कैंसर से बच जाएगी या नहीं बचेगी? देखो वैक्सीनेशन जो है ना वो तो हमने 9 से 14 साल में लगाई है। ठीक। ठीक है, जो आइडियल है। ठीक है। अब हम भाग दौड़ के पकड़ने वाली चीज़ें काम करते हैं, तो उसमें यह है कि हमारी जो सोसाइटी है ना उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं गाइड करूं लोगों को, तो हमारे यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी शादी अराउंड 20-21 के। उससे पहले लगवा लें। ठीक है। जो मैं अपने माहौल के मुताबिक अगर आपको एडवाइस दूँ ना, ठीक है, बच्ची की शादी से पहले उसको वैक्सीनेशन करा दें। लग जानी चाहिए। लग जानी चाहिए। ये ऐसे ही वैक्सीनेशन है जैसे छोटे बच्चों को हम लगवाते हैं। ठीक है, वो जैसे बीमारियां उनको लग तो नहीं रही बाकी ना, लेकिन प्रिवेंशन के लिए हम लगवाते हैं। EPI जो सिस्टम है ना जो WHO देती है उसमें तो आप और मैं जानते हैं कि चंद वैक्सीनेशन हैं। ऐसे ही। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन लगती हैं, जो यहाँ पैसे दे के हम वैक्सीनेशन खरीद के बच्चों को लगवाते हैं, ये इसी तरह ही है कि आपने वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी है। ठीक है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, वो दुनिया 10, 12, 20 साल हमसे आगे है ना, तो फिर जब बात पूरी फैल जाती है तो फिर हमारे यहाँ भी थोड़ा आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये औरतें भी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पास तो मेरे ख्याल एंड से बची खुची इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और उस पर भी फिर हम मुतज़ाद और उसमें भी बहुत सारे तवहमात आ जाते हैं, तो वो काम हो नहीं पाता जो होना ऐसे हम हमारे ऊपर अटैकिंग कुछ हो रहा है, तो ये असल इश्यूज़ हैं बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि नेशनल प्रोग्राम के तहत हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इसी तरह के एक्शंस लेती हैं कि जी वैक्सीनेशन लगवानी होती है। अब हम ऐसे अपने क्लिनिकल ट्रायल में देख रहे हैं, लोग आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी बच्ची को आज स्कूल से ही छुट्टी करवा ली, कोई कहता मैंने एकेडमी नहीं जाने दिया, कोई कहता मैंने घर में ही छुपा लिया, मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगने दी। तो इस डर को ख़त्म कैसे करें? अवेयरनेस। आप खुद पढ़ लें लिटरेचर, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो गूगल कर लें कि ये क्या बीमारी है, क्या इसकी वैक्सीनेशन दुनिया में इससे पहले है। ठीक है, वो कर लें और अपने कोई काबिल भरोसा किसी डॉक्टर से, ठीक है, कोई ना कोई फैमिली में होता ही है, बिल्कुल उसके ऐसे। पास आप जाते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। दूसरा ये है कि आप ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मास लेवल के ऊपर, ठीक है, यानी स्कूलों में लगाने का मतलब ये होता है कि बड़ी पॉपुलेशन को ऐसे इंजेक्शन तो नहीं लगाए जा सकते कि जिसमें कोई डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स हो। FDA अप्रूव्ड होती हैं ये दवाइयाँ। ठीक है, बाकी ये है कि डरे नहीं, ऑप्शनल है, आप ना लगवाएं। ठीक है, उसको आप कर लें, तहकीक कर लें, ना लगवाएं, लेकिन स्क्रीनिंग मैं कहूँगी ज़रूर कराएं, उसमें तो कोई बुराई नहीं। टेस्ट तो कराएं अपनी ख़वातीन को, जो अगर ख़वातीन मुझे सुन रही हैं और जो अगर मर्द हज़रात सुन रहे हैं, तो आप आपस में ये तो देखें कि ये स्क्रीनिंग हो सकती है। ठीक है, आप अपने घर की खातून की स्क्रीनिंग ज़रूर करें, यानी हर 3 से 5 साल के बाद 3 से 5 साल जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उन्हें कहें देख लें हमारा पैप्समियर हो सकता है तो करते करा लें। आप 5-5 साल बाद करा लें, ठीक हो गया, 10-10 साल बाद करा लें, जब जाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास करा लें, ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूर करवाएं, लेकिन कराएं। ठीक हो, ये अनकॉमन नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर ये लेटर स्टेजेस में फिर हमारे पास आता है, फिर सर्जरी नहीं हो सकती, फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिर मिजरेबल लाइफ, बहुत मिजरेबल केसेस भी हमने इसमें देखे। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम आज HPV यानी सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर बात जारी रखे हुए हैं, उसकी स्क्रीनिंग और उसकी अलामात, फिर उसके नुकसानात,
अवेयरनेस कैसे की जाती है और फिर गायनोकोलॉजिस्ट का उसमें क्या रोल होता है, इस सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर तंजीला रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और हम बात कर रहे हैं HPV वैक्सीनेशन के ऊपर, उसकी स्क्रीनिंग के ऊपर, अलामतों के ऊपर, डायग्नोज के ऊपर और फिर गायनोकोलॉजिस्ट का उसमें जो रोल होता है उसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर तंजीला रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी सारी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बात तो कर ली, अब हम आते हैं इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर। अगर हम वैक्सीनेशन की भी टाइप्स के ऊपर बात करें तो क्या वैक्सीनेशन एक ही किस्म की है या इसकी और डिफरेंट टाइप्स भी हैं? वैक्सीनेशन अभी तक HPV की ना 3 जनरेशन चाहिए। ठीक है। सर जैसे मैंने बताया 1990 से ये बन रही है और ज़ाहिर उसमें रिफाइन हो रहा है। ठीक। अच्छा, जो स्ट्रेन्स हैं ना HPV वायरस के, जो विरुलेंट हैं, जो अग्रेसिव हैं या जो ख़तरनाक हैं, वो 7-8 ही। ठीक है। उसमें 16 और 18 जो है ना वो सबसे ख़तरनाक है। ठीक है। सो हमारे पास 3 जनरेशंस हैं जो सब्सिक्वेंटली पहले 2 वायरसेस के अगेंस्ट ही बनी थी ये। ठीक है। फिर इसको 4 वायरसेस के अगेंस्ट हो गई, अब 9 वायरसेस के अगेंस्ट आपको ये HPV वायरसेस के अगेंस्ट दे रही है। अब जो नई वैक्सीनेशन है वो आपको ये जो जेनिटल वार्ट्स होते हैं या मोके हो जाते हैं लोगों को, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। ये वाली जो अब लगेगी, ये जो अब है सारी दुनिया में जो अब आ गई है ना, वो पुरानी तो फिर अबेंडन होती जाती है ना, ऐसे ही वो ओवर द कोर्स अब ये रिफाइन वाली आ गई हैं। ठीक। ये आपको वार्ड से बचाएंगी, सर्वाइकल कैंसर से, वजाइनल कैंसर से, ठीक है, एनल कैंसर से, पेनाइल कैंसर से और ओरोफेरिंक्स के जो कैंसर होते हैं उनसे भी बचाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो फ़ायदा इसका है, ऐसा यानी मल्टीपल बेनिफिट हो गए ना? बेनिफिट्स हैं, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं इससे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने देखा है कि हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल में इस तरह के केस रिपोर्ट होना शुरू हुए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को वैक्सीन लगी और वो बेहोश हो गई। कोई कहता है कि वैक्सीनेशन लगी और उसके बाद है ही किस्म का बुखार शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई। जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स के बेसिक जो आइडिया ही होता है ना पीछे, वो ट्रिगर होता है कि एक बॉडी को पहले ही ट्रिगर दे दें, वो उसके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम बना लेता है। ठीक। और जब एक्चुअल वायरस आता है तो वो उसको लड़ लेती है उसकी आर्मी। ठीक है। उसके साथ जब ये किसी को लगता है कोई भी वैक्सीनेशन, उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है, उसमें पेन लोकल एरिया पे हो सकता है, उसमें फीवर भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये हर वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट है, ठीक चाहे है। वो HPV है, किसी चाहे भी हेपेटाइटिस कोई भी B की वैक्सीनेशन है। ठीक है। इसमें जब वायरस के अगेंस्ट हम कोई भी करते हैं वैक्सीनेशन, उसमें जो फीवर हो जाना एक आम बात है। ठीक है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों को थोड़ा बहुत होता है, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों को जो इंजेक्शन साइट होती है उस पर रेडनेस हो जाती है, पेन बहुत हो जाता है। कुछ बच्चों को फीवर भी हो सकता है। बाकी अभी तक फेंटिंग जो अटैक्स हैं वो जापान में डॉक्यूमेंट हुए थे और वहाँ पर उसके बाद फिर इस वैक्सीनेशन को नहीं लगाया गया। उसमें भी जो लिटरेचर अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं रिव्यू कर लें, उसमें भी ये था कि मीडिया ने हाइप बहुत क्रिएट कर दी थी। ठीक है। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ अब जो न्यूएस्ट है वो भी अप्लाई हो रही है। और जो है अगर किसी को पहले एलर्जिक रिएक्शन होते हैं या एलर्जिक है तो वो ना ऑप्ट करें। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, HPV और बांझपन, इसका आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, ना HPV का ना HPV की वैक्सीनेशन का। ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन लग गई हुई है ना कि बांझपन तो आप बांझपन हो जाएंगे। डॉक्टर तनवीर जब पोलियो आई थी तो तब भी ये लोग यही कहते थे कि बांझपन हो जाएगा, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, तो दूसरा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि लोग, ये भी एक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में जा रहा है या लोगों को इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि ये वैक्सीनेशन लगने से जो है वो आबादी कम करने का कोई तनासब जो है ना वो लोग बना रहे हैं, या उनका माइंड सेट ये है? ये पॉलिटिकल सवाल है। ऐसा कुछ नहीं, साइंटिफिक बेस पे हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि अगर ये सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट की कुछ रेशो निकालें तो डिफरेंट जगह से हमें ये मिल रही है, कोई 5000 को 7000 बता रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि अगर 5000 मरीज़ थे तो इसकी वैक्सीनेशन क्यों, और जबकि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है उसकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन टू बी आंसर्ड।
अच्छा, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वायरस नहीं करता। ठीक है। वायरस उसका, देखिए जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं ना, तो हम आपको अंदाज़ा कि हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, इटियोलॉजी बोलते हैं हम इसको, कि ये होता ही क्यों है। ठीक है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है, हमने पढ़ा कि जो मोटे होते हैं, जिनकी वेनों के अंदर फैट होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो होते हैं, तो हमने लोगों को कहना शुरू कर दिया मोटापा कम करें, ये दवाइयाँ खाएं, आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, कम करें। ठीक है। इसी तरह जब सीए सर्विक्स के केसेस आए, उसमें देखा गया कि जो ये है वायरस है, ये 90% औरतों में पाया जाता है। ठीक है। जिन औरतों को वैक्सीनेट कर दिया, अब देखो जो अमेरिका है वहाँ पर इस वक्त सर्वाइकल कैंसर 4th नंबर पे आ गया, कम हो गई रेशो। ठीक है। क्योंकि अब वो कैंसर डेवलप होने से पहले पकड़ लेते हैं, ठीक या है। फिर वैक्सीनेट हो जाते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अब यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। ठीक है। ठीक है। और अब कहीं जाके इन्होंने ये सोचा है कि अच्छा इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की इटियोलॉजी जब पढ़ी गई या उसकी रिसर्चेज हो रही हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजन मटेरियल है। ठीक है। जो आपने देखा होगा प्लास्टिक की प्लेटों में हम खाते हैं, ऐसे ही है ना, वो कॉमन है। ब्लड कैंसर के लिए वो रिस्क फैक्टर है। वो आपको डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप शीशे का बर्तन यूज़ करें, मिट्टी के बर्तनों पे वापस आ जाए। प्लास्टिक कार्सिनोजन है। लेकिन हम मिट्टी से वो शीशे पे गए थे, हाँ, शीशे पे गए थे, दोबारा ऐसे ही वापस। है। इर्तिका इसी का ही नाम है। आप सोचते हैं, आप रिकंसिडर करते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिसेस को, तो वहाँ अभी तक कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। जो वैक्सीनेशन है वो हमेशा किसी जरसूमे की होती है। ठीक है। ठीक है, ख़ास बीमारी की नहीं। ब्लड प्रेशर की अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई, शुगर की कोई वैक्सीनेशन नहीं आई, ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीनेशन नहीं। हाँ देखिए, अब डेंगू के बाद नोट किया था, आपने भी रिसर्च पढ़ी होगी, कि जिनको डेंगू हुआ उनमें ब्लड कैंसर के चांसेस बढ़ गए। ठीक है। ठीक है, उस पर रिसर्च जारी, मे बी समटाइम्स उसका कोई आ जाए, ठीक है। कोरिलेशन आ जाए और उसी भी कोई वैक्सीनेशन बन जाए। ठीक तो है। ये साइंस है, ये वहाँ पर इर्तिका करती है जहाँ पर रिसर्च होती है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जब हम ये बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो अगर वो लोग जिनकी ये मिस हो जाती है, यानी वो 9 से 14 साल की उनकी वैक्सीनेशन लगनी थी, नहीं लगी, अब ये सारा जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है ये गुजर गया, उसके बाद अगर वो प्राइवेटली भी कोई वैक्सीनेशन अगर करवाना चाहें, तो वो 40 साल जैसे आपने बताया, उससे अंदर अंदर की एज में किसी भी वक्त करवा सकते हैं। तो इसके भी साइड इफेक्ट उसी तरह होंगे जिस तरह उनको टेम्परेचर, बुखार होने के होते हैं, या इसमें कम होते हैं? एक्सपोजर है ना, जिसको भी होगा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो उनमें उतना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एचपीवी से थोड़ा बहुत एक्सपोज्ड है। ठीक है। उनके अंदर, इसीलिए नहीं बाद में लगा रहे ना कि एक्सपोजर तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो एक दफ़ा अगर इन्फेक्शन हो जाए, वो भी वायरस का, तो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो ही जाती है। ठीक तो हो गया। नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आपने HIV वायरस की बात की थी, तो HIV वायरस और सर्वाइकल कैंसर का आपस में लिंक क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, वो वायरस खातून के ऊपर इन्वेड कर जाएगा। ठीक है। जब HPV वायरस लगेगा एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को, तो वो फिर उस पेशेंट के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी नहीं कि इस वायरस को मार दे। ठीक है। ये वायरस जीत जाएगा, ये उसके अंदर चेंजेस कर देगा और सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो फीमेल्स जो ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल के मसाइल का शिकार हैं और वो कंटिन्यू मेडिसिन भी खाती हैं, क्या वो ये वैक्सीनेशन भी लगवा सकती हैं? उनके लिए ये सेफ है? लगवा सकती हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। ठीक है। लेकिन 40 से प्लस, मैं बार बार मेंशन करी हूँ, 40 से प्लस के लिए नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे टीका लगवाना। ठीक। अगर आप यंग हैं, 30s में हैं, लेट 20s में हैं, तो लगवा लें। अच्छा, इसका मतलब है आप कह रही हैं कि 40 से अगर ऊपर निकल हाँ, गई, ऊपर नहीं, उसमें तो फिर मेनोपॉज वाली उसमें जितनी पता भी है कि औरतें हैं हाँ, उनको कोई उसमें ये होता है कि जो सर्वाइकल चेंजेस होनी होती है ना, वो हो चुकी। ठीक आप है। उनको रिवर्स नहीं कर सकते। उस वैक्सीनेशन का बेनिफिट कोई नहीं, उनके लिए स्क्रीनिंग है। ठीक है। अगर वो वेल अवेयर्ड हो गई अबाउट सर्विक्स के कैंसर के बारे में, तो स्क्रीनिंग के लिए चली जाए। वो हर 5 साल बाद स्क्रीनिंग करना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से एज ए गायनोकोलॉजिस्ट आप ये क्या समझती हैं कि ऐसी वो बंदी जिसको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग वो करवा रही है 5 साल 4 साल के बाद, तो कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो उसको कंटिन्यू करवाने चाहिए? ब्लड टेस्ट का इसमें कोई ऐसा चीज़ का कोई मार्कर नहीं आता, ठीक है। लेकिन डिफरेंट होते हैं हर कैंसर। जैसे ओवरी के कैंसर में ट्यूमर
मार्कर्स आ जाते हैं ब्लड के अंदर, हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं। इसका हम ब्लड का कोई टेस्ट नहीं कराते। इसकी विजुअल इंस्पेक्शन होती है सर्विक्स की, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर ही कर सकता है। ठीक हो गया। तो टीवीएस अल्ट्रासाउंड का भी कोई रोल होता है इसमें? नहीं, किसी तरह का कोई रोल नहीं होता, इसमें विजुअल इंस्पेक्शन है। सिर्फ जो फिजिकल उन्होंने एग्जामिनेशन करनी है। कॉल्पोस्कोपी एक होती है मोडेलिटी, वो है। वही है। अगर आपको लगे देखने पे कि ये वाली सर्विक्स जो है ये ठीक नहीं है, इसके अंदर चेंजेस हैं, तो फिर आप कॉल्पोस्कोपी की तरफ जाते हैं। कुछ सेंटर्स में पाकिस्तान में कॉल्पोस्कोप अवेलेबल है। ठीक है, हर एक जगह पे नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम साथ इसके लिंक्ड करें कि सर्वाइकल कैंसर भी है और ब्रेस्ट कैंसर भी है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन हो चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस उस तरह नहीं है, तो उसको फिर हम पेशेंट को अगर लेके चलेंगे तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी? बहुत मुश्किल सवाल है। अगर दो कैंसर एक ही पेशेंट को चल रहे हैं तो दोनों की स्टेजिंग की जाएगी। पहले वही कैंसर एड्रेस होगा जिसकी स्टेज ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, जिसके मेटास्टेसिस तो नहीं फैल गए हुए। वैसे ये लेस लाइकली देखा गया है कि सीए सर्विक्स के साथ ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी भी हो। ठीक है। जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है क्योंकि उनके ब्रेस्ट रिमूव करके तो कीमोथेरेपी पे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन सीए सर्विक्स अगर थोड़ा फैला हुआ हो तो उसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती, वो हड्डियों में तक फैल जाता है, जिगर तक फैल जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमने फीमेल्स की सर्वाइकल कैंसर का तो हमने कर लिया, अगर किसी मेल में HIV वायरस है और वो अपने पार्टनर्स के साथ उसके रिलेशन अज़वाजी ज़िंदगी उसी तरह है, तो उससे कन्वर्ट होने के चांसेस? हाँ जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है कि वो लाजमी हो हाँ सकता है? जी, आपकी सारी फैमिली एट रिस्क है। ठीक है। अगर एक घर में से किसी एक फीमेल को सर्वाइकल कैंसर हो गया तो क्या चांसेस हैं कि उसके आने वाले बच्चे को भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। और उनके साथ रहने वाले बाकी लोगों को भी नहीं? जब किसी फैमिली में एक कैंसर रिपोर्ट हो जाता है तो उसमें फैमिली में रिस्क ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये एक से दूसरे को लग नहीं सकता। ठीक है। लेकिन क्योंकि आप जेनेटिक मेकअप एक सेम शेयर कर रहे हैं ना, बेसिकली कैंसर हो जाना भी जीन्स में रन करता है। कुछ फैमिलीज़ में कैंसर की हिस्ट्री होती है। ठीक है। उनकी फैमिली में कैंसर हो जाते हैं, उनके क्रोमोसोमों का मेकअप जो है ना वो है ही ऐसा, या उनका लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स, जैसे ब्रेस्ट है तो वो फैमिलीज़ में रन करता है। ठीक है। और जैसे PCO है वो फैमिलीज़ में रन करता है, अगर एक को है दूसरे को होगा, खाला को है बच्ची को आगे से हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट कम्युनिकेबल नहीं है, वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है माँ से बच्चे को, इस तरह नहीं है। ठीक है। हाँ, जीन्स शेयर किए हैं आपने तो फिर तो होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे PCOS और PCOD की भी आपने बात की, ये भी आजकल लोगों को कंटिन्यू हो रहा है, तो इस दौरान भी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है अगर वो इसकी पेशेंट है? हाँ बिल्कुल। उनका इससे लिंक कोई नहीं? कोई लिंक। कोई सिस्ट है, कोई रसोली है आपकी बच्चादानी? बच्चियों की वैक्सीनेशन की हम बात करें ना, वो तो PCO की पेशेंट होती नहीं। ठीक है। छोटी बच्चियां तो ठीक है। जैसे आपने आगे कहा कि 20 साल 21 साल के बाद अगर वो पेशेंट जिनको कोई सिस्ट है, रसोली है या उनकी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? उनके लिए भी ये सेफ है? सेफ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का बेहतरीन तरीका क्या है? वैक्सीनेशन, और उसके अलावा ये है कि इन्फेक्शन, अपनी जनरल जो हेल्थ है उसको अच्छा रखें। ठीक है। सारे जो भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, तो आपको इन्फेक्शन से एक्सपोज होते रहते हैं आप। ठीक है। इन्फेक्शन यूजुअली उसी माड़े बंदे के ऊपर ही जाता है जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, जिसकी कुव्वत मदाफियत नहीं है। अपना वज़न कंट्रोल रखें, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस अपनाएं और हाइजीन को मेंटेन रखें, तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा हाँ, सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कोई भी जो फीमेल है वो अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की लेना चाहे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, तो उसका आसान रास्ता क्या होता है इन्फॉर्मेशन लेने का? इंफॉर्मेशन लेने का देखिए, आप सबसे जो इजीएस्ट वे है, जो आपका ऑथेंटिक कोई डॉक्टर है उसके पास चले जाए। ठीक है। मेल या फीमेल, हम सब ने पढ़ा होता है ये। बिल्कुल ऐसे ही आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। आपको ऑथेंटिक सोर्स देखने पड़ते हैं, जैसे नाइस गाइडलाइंस हैं, और जैसे NHS का सिस्टम होता है वहाँ पर लीफलेट होते हैं, वो आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं। ये सब लिटरेचर है, लेकिन ये बड़ा जो कॉमन मैन लिटरेचर है ना, ये वो नहीं है। ये यूजुअली प्रोफेशनल लिटरेचर है। आपको अपने ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर से वही एक सेशन लेना चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं सकेंगे।
बिल्कुल कि ऐसे। क्या है जो आपने सुनी सुनाई बातों पे नहीं, या जैसे कोई भी डॉक्टर बन के स्टेथोस्कोप लटका के वीडियो बना दे तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। आप अपने करीबी जिसके पास आप किसी भी बीमारी के लिए जाते हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें डॉक्टर साहब क्या इसका क्या रोल है या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में आपका, वो उससे कर लें और जो आपके सवालों को सही सही एड्रेस एड्रेस कर कर सके। ये नहीं कि वो आप सवाल पूछें और वो आपसे हाँ। लड़ाई करें। हाँ वो क्या जी क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी मल्टीपल जो सेक्स पार्टनर्स हैं वो भी इसकी बेसिक काज बनते हैं सर्वाइकल। एक्सपोजर है ना एचपीवी का ज़्यादा, जितना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, ठीक है तो उसमें ये सब प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो फिर तो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया ना। ठीक है जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ठीक है और डिफरेंट स्ट्रेन्स आएंगे एचपीवी के, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा दूसरा हम ये बात करते हैं कि अगर विजाइनल डिस्चार्जेस है या उसके अलावा लिकोरिया वगैरह की कोई कैफियत है तो ऐसी सूरत हाल में भी सर्वाइकल होने के चांसेस हाँ, मैंने आपको बताया ना, इसकी जो सबसे मेन अलामत ये है कि फाउल स्मेलिंग, ब्लड कंटेनिंग ठीक है जो है वजाइनल डिस्चार्ज अगर परसिस्टेंट रह रहा है, आपको अमाउंट में ज़्यादा है, ठीक है तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी भी इसकी काज बन सकती है या No. नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू की और मैंने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ आपके सामने रखें ताकि सुनने वालों के लिए आसानी हो। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। डॉक्टर तंजीला रहमान का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अपनी हिफाजत कैसे करें? सर्वाइकल कैंसर कॉमन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, जिसको हो जाता है उसकी लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है। सो मेरा जो टेक होम मैसेज है आपको कि आप अपनी स्क्रीनिंग की तरफ ज़रूर आएँ। जब भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं किसी विज़िट किसी मामले में तो तब बात कर लें, ज़रूरी नहीं आप स्पेशली जाएं, आप उनके पास जाएं, उन्हें पैप स्मीयर का पूछें कि आपका हो सकता है, अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। अगर आपको एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है तो आप उसको सॉर्ट आउट ज़रूर कराएं, अपना एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर तंजीला रहमान हमारे साथ मौजूद थी और हमने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक मुदल्लल और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने की कोशिश की और हमने कोशिश की कि हर तरह के मामलात, हर तरह के सवाल जो हैं वो उनके सामने रखे जाएं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश की जाए। तो आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब हो, कोई आपके जहन में उठने वाले ख्यालात हों, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें ज़्यादा जो है वो आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगला प्रोग्राम करना हमारे लिए आसान होता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने सोशल मीडिया जितने भी आपके प्लेटफॉर्म जिनको आप यूज़ करते हैं वहाँ पे इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके और उन तक जो है वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। मुझे डॉक्टर तंजीला रहमान और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।